अब ये जो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी है ये हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, बट उससे पहले इसमें उन्होंने एक छोटा सा ग्लिम्स दिया हुआ उसके लिए। वो है जो फर्स्ट लेबोरेटरी थी हमारी, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विल्हेम वुंड इन जर्मनी इन 1879। लिप्जिंग यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी, नाम दिया था, एंड ही स्टडीड देयर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, और जो उनका मेथड था वो था इंट्रोस्पेक्शन। और साथ में जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन, फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस पढ़ा था, वहाँ पे उसको स्टडी करा था। और इन्हीं दो जो बेसिक साइकोलॉजिस्ट थे उनके पढ़ाई जो उन्होंने जो पढ़ा था उसके अंडर में हमने जो मेथड्स है वो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, हाय, यूनिट 2 में हम मेथड्स पढ़ेंगे, और मेथड्स में हमारा पहला है एक्सपेरिमेंट मेथड। तो एक्सपेरिमेंट का बेसिक मतलब यही होता है कि अगर आपको किसी चीज़ में कुछ उसका प्रॉपर्टी चेक करना है या उसमें कुछ ऊपर नीचे हो रहा है किसी और एक्स्ट्रा फैक्टर की वजह से, और उसमें क्या चेंज आता है, कितने टाइम पे आता है, ये सारा आप जो क्वांटिटेटिव चीज़ें नापते हो उसको हम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर जो ह्यूमन और एनिमल है साइकोलॉजी के टर्म्स में हम ये पढ़ेंगे। और अदरवाइज एक्सपेरिमेंट काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होता है, बट साइकोलॉजी में हम जो ह्यूमन बिहेवियर या एनिमल बिहेवियर में चेंज होता है उसको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हैं, सबसे पहला है हमारा जो वेरिएबल का मतलब होता है जो हमारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो बिहेवियर है वो हमारा उस पर अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड या फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इनका मतलब होता है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं ये या तो कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड होते हैं, इन्हीं को हम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हमने एक जगह पे एक ग्लास में वाटर रखा हुआ है और एक ग्लास में हमने बॉल रखी हुई है, और जो हमारा फैक्टर है वो है फैन, तो हम ये देख रहे हैं कि जब हमने फैन ऑन करा तो उसकी वजह से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है और उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। बट हमने जो फैन ऑन करा तो जो दूसरे बाउल में बॉल रखी हुई है वो एज इट इज है, उस पर फैन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जो हमारा वेरिएबल था वो था हमारा फैन, और जब हम उस जो वाटर है उस पर वो डिपेंड कर रहा है और जो बॉल है वो इंडिपेंडेंट है, उस पर फैन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्रीटमेंट, की ट्रीटमेंट में क्या होता है, चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हमको चेंज करना होता है तो उसके लिए हम एक दूसरा स्टिमुलस डालते हैं जिसको हम ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके कंट्रोल्ड ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो आपका कंट्रोल्ड ग्रुप होता है वो ट्रीटमेंट जो हम देते हैं उसमें एक्सपोज नहीं होता है, बल्कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है वो ट्रीटमेंट में एक्सपोज होता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम डेलिब्रेटरी कुछ चेंज करने के लिए अपनी तरफ से कुछ डालते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन है वो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट तब यूज़ करते हैं जहाँ पे उनको असेस करना होता है किसी भी एक सर्टेन ट्रीटमेंट का अफेक्ट ऑन अ बिहेवियर, कि एक इंसान का बिहेवियर पे उस सर्टेन ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो इन दोनों ग्रुप्स में ही क्या करा हमने, दो लोग हैं, उन दोनों की आंखों पर हमने पट्टी बांध दी और उसके बाद उनको बोला है कि आपको एक डिज़ाइन ड्रॉ करना है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उनको फीडबैक नहीं दे रहे हैं, और इसमें हम उनको फीडबैक दे रहे हैं कि आप थोड़ा इधर से ड्रॉ करो, थोड़ा वहाँ से ड्रॉ करो, और जब तक आपका वो एक्यूरेट नहीं हो जाता है तब तक हम यहाँ पे फीडबैक दे रहे हैं, और यहाँ पे हमको बिल्कुल फीडबैक नहीं दे रहे, बस लास्ट में बता देंगे कि हाँ आपने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ऑफकोर्स जब इन दोनों का रिजल्ट सामने आएगा तो इनका काफ़ी बेटर होगा और इनका बेटर नहीं होगा, क्योंकि इनको हमने कोई भी एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर जो ट्रीटमेंट है वो हमने नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पे हमने इनको ट्रीटमेंट दिया था। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन में आप कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल या फैक्टर नहीं रखते हो, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें आप उनको फीडबैक देते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्री पोस्ट डिज़ाइन। जो प्री पोस्ट डिज़ाइन है ये करते हैं साइकोलॉजिस्ट यूज बिफोर एंड आफ्टर और विद इन द सब्जेक्ट्स डिज़ाइन, जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अपने खुद के कंट्रोल में होता है। ठीक है,
सो इसमें क्या करते हो, जो आप बिहेवियर होता है, एक सब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है उसका आप प्री टेस्ट करते हो, और प्री टेस्ट करने के बाद में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हो, और बिहेवियर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब घुस जाता है तो उसके बाद में आप उस जो उसका दूसरा नेक्स्ट बिहेवियर आता है उसको चेक करते हो, और फिर आप उसका जो बिहेवियर है, एक तो बिहेवियर बिफोर जब आपने ये इंट्रोड्यूस करा था वेरिएबल, एंड बिहेवियर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल टेस्ट करते हो। ठीक है, सो ये आपका प्री और पोस्ट डिजाइन का मतलब हो गया है कि एक बिहेवियर जो आपका पहले था प्री था, और दूसरा जो आपका पोस्ट आया। ठीक है, सो ऐसे मेथड्स में आप ये प्री पोस्ट डिजाइन चेक करते हो। तो जो ये मेथड होता है ये बिफोर और आफ्टर के बारे में हमको ज़्यादा अच्छे से बता पाता है कि एक सर्टेन स्टिमुलाई या वेरिएबल के ऐड होने से एक बिहेवियर उसका पहले कैसा था, और उसके बाद में उस बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, पॉजिटिव और नेगेटिव्स। ये डिज़ाइन उसके लिए बेनिफिशियल रहता है। सो इसमें आप ट्रायल एंड एरर मेथड टाइप कर सकते हो। जैसे एक बच्चे के साथ में अगर आपको टेस्ट करना उसका बिहेवियर, तो अगर आपने उस बच्चे को पहले जज नहीं करा था कि जो बच्चा है वो थोड़ा मैथ्स में वीक है, तो आपको उसको लेवल 2 की बजाय लेवल 1 से शुरू करना होगा। तो बिफोर बिहेवियर प्री बिहेवियर में जब आपने टेस्ट करा बच्चे का, तो वो लेवल 2 में फेल हो गया, और इसीलिए फिर आपने जो आपका वेरिएबल था वो आपका था कि आप उसको लेवल 1 दोबारा पढ़ाओ, और उसके बाद आपने उसका लेवल 1 पे टेस्ट लिया तो उसने अच्छा करा। ठीक है, सो आपको समझ आ गया कि जो प्री था वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए आपने एक वेरिएबल डाला जो अपनी तरफ से आपने अटेम्प्ट करा उसको पढ़ाने का, और आपने उसका लेवल 1 पे टेस्ट लिया तो वो क्लियर कर गया। तो ये आपका प्री पोस्ट डिजाइन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मतलब ये वैसे तो डिटेल में नहीं आएगा, बट फिर भी आपको समझना है तो आप समझ सकते हो। उसके बाद आता है आपका ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन आपका नेचुरल होता है, पार्टिसिपेंट होता है, और बहुत सारे होते हैं आपके ऑब्जर्वेशन। मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है, सो आप उस वीडियो को देख सकते हो। और फिर आपका आता है ऑब्जर्वेशन में बेसिकली जब भी आपको कोई ज़्यादा देर तक ऑब्जर्व करना है, जैसे हमारे को BLED में बोला था कि जो बच्चे हैं जब वो खेल रहे हैं तब आपको उनको ऑब्जर्व करना है, और वो किस तरह का लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से वो टीम वर्क दिखा रहे हैं, कौन सा बच्चा थोड़ा लैग कर रहा है या किस बच्चे को वो पीछे खड़ा कर रहे हैं, बार बार उसको नहीं चूज़ कर रहे, उसके पीछे उनका रीज़न क्या है, या बच्चा कैसा फील कर रहा है, स्पोर्ट्स को लेके उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये सारी चीज़ें। तो उसमें हमने पार्टिसिपेशन नहीं करा था, हम दूर से खड़े होके बस उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो काम आता है मेथड। ठीक है, फिर आपका आता है थर्ड केस स्टडी। सो केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका मेथड होता है इन टर्म्स ऑफ जब आप साइकोलॉजी में MSc करते हो। MSc है आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। सो MSc भी मैंने पढ़ा रखा आपको मास्टर्स इन साइकोलॉजी की एक वीडियो में, सो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हो। MSc इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसमें आपका जो एक क्लाइंट है उसका फुल आप स्टडी करते हो, जो उसका बेसिक डाटा है आपका, उसका जो प्रॉब्लम है या जो भी उसको डील कर रहा है वो डिसऑर्डर से, वो कितने टाइम से है, और उससे पहले वो कौन सी मेडिकेशंस ले रहा था, बाद में कौन सी ली हैं, या कुछ चेंज हुआ है, उसका प्रॉब्लम कब से चल रहा है, या हेरिडिटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, या फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली ठीक है, फैमिली ने कैसे रिस्पॉन्ड करा, उसने खुद कैसे रिस्पॉन्ड करा, खुद कैसे उस चीज़ को झेल रहा है, ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद में फोर्थ आता है आपका इंटरव्यू मेथड। सो इंटरव्यू मेथड काफ़ी इजी है, मतलब आपको बेसिकली आप ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस उसमें पूछ सकते हो, और डिपेंड करता है कि आप जो जिसका इंटरव्यू ले रहे हो वो कैसा है, या फिर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो, या आप चाहते हो कि आप प्रिपेयर्ड हो, या फिर गो विद द फ्लो टाइप, मतलब कि जैसे जैसे अगला आंसर देगा आप उसी के बेस पे पूछते रहोगे। आपको बट ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि आप जिसका भी इंटरव्यू लेने जा रहे हो आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर किसी से स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, कोई स्पोर्ट्स का टीचर है तो आप उससे साइंस का बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सो इंटरव्यू के बाद आता है आपका सर्वे मेथड, और सर्वे मेथड में आप करते हो जैसे अगर आपको सैम्पल, एक पर्टिकुलर सैम्पल का आपको जजमेंट करना है या उसके बारे में आपको समझना है, तब आप सर्वे मेथड यूज़ करते हो, जिसमें ये थोड़ा मास पे होता है, जैसे क्लासरूम सर्वे या स्कूल्स में आपको सर्वे करना है, या पॉपुलेशन की पूरी सर्वे करना है कि कितने लोगों को वैक्सीन लग गई है, कितने लोगों को नहीं लगी है, कितनी पॉपुलेशन की परसेंटेज में वैक्सीन में पॉजिटिव रिजल्ट आया है, कितनों का नेगेटिव आया है। सो ये आपका सर्वे मेथड है। ठीक है,
फिर आता है आपका साइकोलॉजिकल मेथड, जिसमें आपका जो काफ़ी टाइप्स का होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें आप टाइप्स तो ये होगा आपके एबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा, ये सब आप चेक करते हो। उसके अलावा जो एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जो टाइप्स हैं, सॉरी, जो अलग अलग आप टेस्ट कर सकते हो, वो है इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, प्रेफरेंस, सेल्फ एस्टीम वगैरह वगैरह, ठीक है। एबिलिटीज़ ये सारी आप चेक कर सकते हो। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप चेक कर सकते नहीं, जो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की होती हैं, वो होती है उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही पूछे जाते हैं कि एक टेस्ट हमें कैसे पता लगता है रिलायबल है या नहीं है, या एक टेस्ट हमें कैसे पता लगता है वैलिड है या नहीं है, या एक टेस्ट हमें कैसे पता लगता है कि विद इन नॉर्म्स है या नहीं है, ठीक है। सो ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर